आइए आज हम बहुत डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस का सब्जेक्ट कवर करेंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स आज मैं बताने वाला हूँ। हम शुरुआत करेंगे एक मेरे खास स्टोरी से, और मुझे पता है आप सभी को स्टोरीज पसंद आती है। 2013 में मैं जब साउथ कोरिया में था और बुसान के शहर में रह रहा था, वहाँ पे एक नाम्पोडांग करके सिटी है और बहुत बढ़िया उधर शॉपिंग होती है, स्ट्रीट फूड होता है और लाइन में सब जगह पे स्ट्रीट फूड लगा रहता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जितना बढ़िया इंडियन ढाबेली पानी पूरी होती है उतनी ही अच्छा कोरियन स्ट्रीट फूड होता है। तो जब मैंने और मेरे फैमिली, मेरे वाइफ ने डिसाइड किया कि चलो कुछ कोरियन टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले चीज़ हम कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे तो 20 या 25 स्ट्रीट फूड्स है, हम कौन सा स्ट्रीट फूड खाएं, और इतना बड़ा तो हमारा पेट है नहीं कि हम सभी कुछ टेस्ट करें। तो हमारे पास क्या था कि दो ऑप्शन था। एक तो स्टेप बाय स्टेप, यानी कि काउंटर बाय काउंटर हर एक जगह पे जाके छोटा सा आइटम टेस्ट करके जाने कि कौन सा अच्छा कोरियन फूड है। या फिर हमारे पास दूसरा एक आसान ऑप्शन था कि जस्ट दूर से ही देखे कि 20 स्टॉल में से कौन सा ऐसा स्टॉल है जहां पे सबसे ज्यादा गर्दी है, सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ है, और यही वो स्टॉल है जहां पे सबसे बढ़िया कोरियन फूड मिलता रहेगा और सबसे पहला हम उधर ही जाके टेस्ट करेंगे। तो ये छोटी सी स्टोरी है, आप भी बोलोगे कि मैं ये क्या बता रहा हूं, बट यहां पे अब यही स्टोरी को हम आके देखते हैं कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। अब फंडामेंटल एनालिसिस आप समझ लो कि ऑप्शन 1 है, जहां पे आपको हर एक स्टॉक का डिटेल में एनालिसिस करके पता चलेगा कि आपको लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है। और जो आसान तरीका है ऑप्शन 2 का, वो है आपका टेक्निकल एनालिसिस, जहां पे आप कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न देखोगे, यानी कि जहां पे लोगों की भीड़ है, वहां पे लोगों का इंटरेस्ट है, वहां पे लोग सोच रहे हैं कि कुछ मिलने वाला है या कुछ स्टॉक ऊपर जाने वाला है, और वहीं पे जाके हमें भी ट्रेड करना है। तो सेकंड ऑप्शन आपका हो गया टेक्निकल एनालिसिस। अब यहां पे थोड़ा सा मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। अब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस की खासियत क्या है। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा चार्ट रहता है जहां पे एक्स एक्सिस पे, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में, हम कोई भी स्टॉक या गोल्ड, कमोडिटीज, या फिर निफ्टी 50 का इंडेक्स या बैंक निफ्टी का इंडेक्स के प्राइस रहते हैं, और ऊपर का वाई एक्सिस में प्राइस, नीचे के एक्स एक्सिस में टाइम रहता है। और ये प्राइस वर्सेस टाइम का जो स्टॉक का या इंडेक्स का मूवमेंट होता है, उसी के एनालिसिस को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ये क्या करते हैं हम एक्चुअली, तो कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जो पहले भी बन चुके हैं। और जैसे कि बारिश कब आती है, जब ढग आसमान में काले छा जाते हैं या मोर नाचने लगता है, या फिर आप देखोगे तो जो मेंढक है वो कराना चालू करता है। ये कुछ साइंस है, राइट, कि बहुत जोर से बारिश आने वाली है। वैसे ही जब आप ये चार्ट देखते हो तो आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखते हैं जहां पे आपको पता चलता है कि अब वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है या वो स्टॉक नीचे आने वाला है। और बस यही पिछले पैटर्न के बेसिस पे आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एंट्री लेते हो, जहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो स्टॉक ऊपर चलते जाएगा और आपको अच्छा खासा पैसा कमाने को मिलेगा, या फिर वो स्टॉक नीचे जाएगा और आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो होप यहां पे आपको पता चला रहेगा कि टेक्निकल एनालिसिस चीज होता क्या है। अब टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक तो आपने जान लिया कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस में पिछले कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जो आगे भी अगर बनेंगे
तो उसका नेक्स्ट जो रिजल्ट रहेगा वो पैटर्न के हिसाब से ही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट ये जो पैटर्न बनते क्यों है, ये जो स्टॉक की या इंडेक्स की या एक शेयर की प्राइस ऊपर नीचे आखिर होती क्यों है, क्यों नहीं ये फिक्स डिपॉजिट की तरह 6 महीने में 6% ऐसे क्यों नहीं होता है? तो ये इसका रीजन हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिस बनेगा राइट हमारे टेक्निकल एनालिसिस का। तो इसका जो प्राइस मूवमेंट का बेसिस है दैट इज नथिंग एल्स बट सप्लाई एंड डिमांड। अब सप्लाई एंड डिमांड जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स जैसा एक बड़ा चीज सामने आता है, बट डरिए मत, मैं आपको इकोनॉमिक्स नहीं सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल वापस एक बार लेता हूँ, आपको पता रहेगा कि प्याज के जो भाव है वो रेनी सीजन यानी कि बारिश में बढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो एक कारण ये भी हो सकता है कि बारिश में प्याज का शॉर्टेज है और जो किसान है क्योंकि कमतरता होने के कारण महंगे में बेचते हैं, और हमारे जैसे जो रिटेलर्स है या जो जिनको प्याज चाहिए रहता है उनको क्या करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज है तो पहले समझो प्याज 40 रुपया किलो बिक रहे थे, अब वही प्याज हम 1 किलो 100 रुपए में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है? तो आप देख सकते हो प्याज तो वही है, बट क्योंकि उसका डिमांड बढ़ गया, मार्केट में शॉर्टेज आ गया, तो 40 रुपए का प्याज 100 रुपया हो गया। अब समझो बारिश के बाद आ गया गर्मी का मौसम, बहुत सारा प्याज मार्केट में पड़ा हुआ है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो किसान क्या सोचेगा? तो चलो 40 रुपया नहीं, इस बार अगर मेरे ये जो प्याज है वो 20 रुपए में भी बिक जाएंगे तो भी मैं खुश हूं। और हम क्या करते हैं, हमें तो अच्छा लगता है कि चलो सस्ते में है, मैं और जाके प्याज खरीदूंगा, तो हम 20 रुपए में फटाफट प्याज खरीद लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सप्लाई एंड डिमांड के वजह से प्याज के भाव साल दर साल कम नीचे ऊपर होते हैं, ना ही कि एक जैसे रहते हैं। वही सेम चीज स्टॉक में भी होता है। अब कुछ रिलायंस का शेयर पकड़ लो, एक अच्छी न्यूज आ गई है कि रिलायंस ने जियो का सिम कार्ड लॉन्च किया है, आगे जाके बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तब हमें क्या लगता है कि चलो जियो का शेयर खरीद लेते हैं, और सामने से कोई बेचने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको भी वही लगता है कि आगे जाके बहुत अच्छा प्राइस मिलने वाला है तो मैं नहीं बेचूंगा। मार्केट में क्या हो गया कि जियो का, रिलायंस का डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम हो गया, तो रिलायंस के शेयर के प्राइस ऊपर चले गए। सेम चीज उल्टी भी होती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया रहेगा कि सप्लाई एंड डिमांड एक रीजन है जिसके वजह से शेयर के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। दूसरा चीज है कि फियर एंड ग्रीड जो इन्वेस्टर में आते रहता है, उसके कारण हर दिन प्राइस मूव होते हैं, ना कि 1 महीने में 2 महीने में। आप देखोगे हर दिन और हर 5 मिनट 10 मिनट में भी बिकॉज ऑफ दिस फियर एंड ग्रीड का इफेक्ट शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। और ये टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, तो ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन की स्टडी है उसको ही हम ठीक तरीके से एनालाइज करके सही एंट्री पॉइंट टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जब बिगनर्स मार्केट में आते हैं तो उनको 2 ऑप्शन रहता है स्टॉक मार्केट सीखने का। एक तो कि आप पूरी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस सीख के स्टॉक को खरीद सकते हैं, जहां पे हम एक पूरे कंपनी का एनालिसिस करते हैं, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उसका रेवेन्यू जानते हैं, उसका नेट प्रॉफिट ढूंढने की कोशिश करते हैं, आने वाले दिनों में कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर हम एक अंदाजा लगाते हैं कि आने वाले 1 साल 2 साल में अगर कंपनी इसी तरीके से प्रॉफिट करती रही तो स्टॉक का प्राइस कितना बढ़ेगा। अब ये पूरा जो स्टडी रहता है ये फंडामेंटल एनालिसिस में आता है, और खास करके आप देखोगे तो यहाँ पे क्वालिटी रेशियोज, क्वांटिटेटिव रेशियोज, बाद में 3 तरीके के कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स, ये सब देखना पड़ता है, जो कि थोड़ा एक बिगनर को दिमाग के ऊपर से चला जाता है। बट वही जब आप टेक्निकल एनालिसिस देखोगे तो मैं कहूंगा कि एक 5वीं या 6ठी पास लड़का भी टेक्निकल एनालिसिस सीख सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न देखना है यहाँ पे, जो कि समझने में बहुत आसान है। और हर एक पैटर्न के बाद मोस्टली ऐसा होता है कि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर या नीचे
कौन से डायरेक्शन में जाएगा उसका लॉजिक समझ में आ जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आसान है, तो बिगनर्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। और कंपनी का भी नॉलेज जानना अच्छा है, बट जब जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी करके उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो सबसे बढ़िया है। सेकंड, टेक्निकल एनालिसिस का खासियत क्या है कि एक टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी आप अलग अलग टाइप ऑफ सिक्योरिटीज पे कर सकते हो। यानी कि आप सोने का प्राइस और टाइम के अगेंस्ट एनालिसिस कर सकते हो, आप आईटी के स्टॉक्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, आप कमोडिटीज के लिए एनालिसिस कर सकते हो, आप फॉरेक्स के लिए कर सकते हो। बट फंडामेंटल एनालिसिस ऐसा नहीं है, हर एक असेट क्लास के लिए अलग स्टडी रहती है। क्रूड का फंडामेंटल एनालिसिस आईटी स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस से या गोल्ड के फंडामेंटल एनालिसिस से बहुत अलग रहेगा। तो ये दूसरी खासियत है टेक्निकल एनालिसिस सीखने की। तीसरी खासियत क्या है कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको छोटे टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। आपको चाहिए कि इंट्राडे में आप पैसा कमाओ, फंडामेंटल एनालिसिस आपको नहीं काम आएगा। बट टेक्निकल एनालिसिस आप छोटे समय के लिए ट्रेड करो या 1 या 2 साल या 10 साल के लिए ट्रेड करो, हर एक टाइम फ्रेम के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस मदद कर सकता है। और यही खासियत है कि जो बिगनर को कॉन्फिडेंस दिलाने की मदद करता है वो बस टेक्निकल एनालिसिस है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस सीखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपके सीखने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको समझ में आ जाए मार्केट कैसे वर्क करता है, उसके बाद जाके आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। तो आपको यहाँ पे पता चला रहेगा कि क्यों हमें पहले टेक्निकल एनालिसिस और उसके बाद में फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है। यहाँ पे अब हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में हमें कुछ एजम्पशंस करने पड़ते हैं। तो ये एजम्पशंस क्या क्या है? सबसे पहला एजम्पशन जो टेक्निकल एनालिसिस का रहता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? तो जो कोई पैटर्न पिछले बार बना था, अगर अब के बार वही पैटर्न बन रहा है तो पिछले बार जो रिजल्ट आया था अब के बार वही चांसेस है सेम रिजल्ट आने का। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का मतलब क्या है कि अगर ए के बाद बी गए बार आया था तो अब के बार भी जब ए दिखेगा तब बी का अल्फाबेट आना ही चाहिए। आइए देखते हैं चार्ट्स पे कि क्या ऐसे पॉसिबल है कि नहीं है। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ये निफ्टी 50 के इंडेक्स का चार्ट है। अब जब मैं इसको चार्ट कहता हूं तो इसमें क्या क्या है आइए देखते हैं। यहां पे y एक्सिस पे प्राइस है और x एक्सिस पे टाइम है। ओके, अब मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि ये क्या पॉइंट्स है, ये जो चल रहा है, ये ग्रीन रेड जिसको हम कैंडल स्टिक कहते हैं, ये क्या है? तो सबसे पहले आप देखोगे तो ये लोगों के बाइंग और सेलिंग के कारण जो ऊपर नीचे प्राइस हो रहा है उसका ये हिस्टोग्राम है या उसका ये चार्ट है। तो आपको समझ में आया रहेगा ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के फियर और ग्रीड के कारण ऊपर नीचे जो प्राइस हो रही है उसका एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है? तो आप देखोगे तो 2008 में आपको पता है कि बड़ी मंदी आई थी, लेमन्स ब्रदर का प्रॉब्लम हो गया था। ये मंथली चार्ट है और आपको कैंडल स्टिक क्या है मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। बट यहाँ पे देखते हैं कि कैसे लोग फियर के कारण स्टॉक्स बेचना चालू करते हैं। तो आप देखोगे ना, यहां से बाइंग कर रहे हैं, बहुत कम सेलिंग हो रही है। सेलिंग का मतलब रेड कैंडल, बाइंग का मतलब ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पे आप देखोगे ये इतने सारे ये एक एक जो कैंडल है वो एक एक महीना दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बाइंग करते जा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। बट 2008 आते आते लोगों को पता चला कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। उसके बाद में क्या हो गया कि आप देखोगे कितने जोर से लोगों ने फियर के कारण बेचना चालू किया और आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा महीना रेड में है। यहाँ पे थोड़ा सा अब लोगों पे कंफ्यूजन है, बाय करे सेल करे समझ में नहीं आ रहा है, वापस सेलिंग चालू हो गया। अब
आप देखोगे यहां पे और एक पैटर्न है कि यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट तक बाइंग हो गई। ओके, तो ये बाइंग का पहला पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। अब आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि सेलिंग कहां तक हुई, पूरी की पूरी यहां तक नहीं हुई, जस्ट एक थोड़े से नीचे के लेवल पे चली गई और बाद में वापस कुछ समय के बाद यानी कि 1 साल के बाद मार्केट में इंटरेस्ट आ गया और आप देखोगे अब छोटी छोटी कैंडल्स नहीं है, अब बड़े बड़े कैंडल्स के साथ ग्रीन कलर के मार्केट में रिकवरी हो गई। अब ये 2008 का पैटर्न था। आइए देखते हैं, जब कोविड आया था बड़ी दुविधा थी लोगों की कि आगे क्या होने वाला है, सेम पैटर्न फॉलो हुआ था कि नहीं हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है ये, आप देख के हैरान हो जाओगे। यहाँ पे आप देख लेना, सेम चीज आप देखोगे, लोग ग्रीन कैंडल बाइंग करते जा रहे हैं, हर महीने बाइंग करते जा रहे हैं। अब बीच में क्या हो गया, कोविड आ गया। कंटिन्यूसली आप देखोगे बड़े बड़े कैंडल्स के साथ लोगों ने सेलिंग करना चालू कर दिया। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था। कोविड में कोई कंफ्यूजन नहीं था, लोगों ने पूरा का पूरा स्टॉक जितने भी है, जैसे कि अगले 1 महीने में मार्केट टोटली बंद होने वाला है, वैसे बेचने चालू कर दिया। अब ये लोगों ने कहां तक बेचा, वापस हम देखेंगे। आप देखोगे ये लोवेस्ट पॉइंट है, ओके, और ये हाईएस्ट पॉइंट है, ओके, ये रैली का। अब आप देखोगे कितना भी बेचा, बट पूरा यहां तक बेचा क्या, नहीं बेचा। एक लेवल तक आके बाद में वापस मार्केट ऊपर चला गया और आप देखोगे वैसे ही अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनती गई और मार्केट ने अगला हाई कर दिया। यहां पे भी आप देखोगे सेम हो गया था, ग्रीन कैंडल्स बनती गई, मार्केट ने हाई बनाया, थोड़ा सा साइडवेज चला गया, वापस हाई बनाया। अब सेम चीज आगे चल रही है कि यहां पे देखोगे हाई बनाया, वापस थोड़े दिन साइड चला गया और अब नया हाई बनाना जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है कि जब भी मार्केट में कुछ दुविधा आएगी, पैनिक आएगा, आपको ये पिछला इवेंट देखना है कि कैसे पैटर्न बने थे। और आप देख सकते हैं कि हर एक पैटर्न के बाद जब रिकवरी होती है मार्केट में, तो ये छोटी छोटी रिकवरी नहीं होती है, बहुत अच्छे तरीके से बाइंग होती है और मोस्टली मार्केट एक नया हाई करता है। तो यहां पे हमने देखा कि कुछ ना कुछ पैटर्न्स है, सिमिलैरिटी है 2008 के रिसेशन में और कोविड जैसे सिचुएशन में। और आगे भी अगर कोई दुविधा आएगी या आपदा आएगी तो आपको क्या करना है, वापस ये 2 पैटर्न स्टडी करने हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि गवर्नमेंट्स बाद में फॉरेन कंट्रीज, जैसे कोविड या 2008 में एक्ट किया था, इंटरेस्ट रेट कट कर दिए थे, वापस इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, वापस यही पैटर्न बनेगा, वापस आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये पैटर्न क्यों बनता है आप पूछोगे, तो डेफिनेटली कुछ आपदा या दुविधा आती है, तब गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है, इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, जिससे कि मार्केट में तेजी का माहौल छाता है और इसके कारण ये बाइंग आता है। बट यहां पे हमें ध्यान रखना है कि हमें वाई पे ध्यान नहीं देना है। ये मेरा सेकंड, जब हम टेक्निकल एनालिसिस का अजम्पशन करते हैं, ये ऐसे क्यों हुआ, बाद में फेड ने कितना रेट कट किया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जानना आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, या इससे आप कुछ फायदा नहीं कर सकते। इसका क्यों जानने के पीछे आपको जानना है हाउ, यानी कि पिछले बार मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया था, अब के बाद जब सेम सिचुएशन है, आप ये पॉइंट पे हो, अब आगे जाके मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, मार्केट वापस हाई करेगा नहीं करेगा। तो जो सेकेंड इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है कि डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाई, कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अब यहां पे मैं तीसरा अजम्पशंस आपको बताने वाला हूं स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस का, कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं वन बाय वन। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे ना कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब है कि दुनिया में जो कुछ भी न्यूज़ है, रिलायंस को अच्छा बोनस देने वाली है, या रिलायंस का एक कुछ
प्लांट आने वाला है जामनगर में, या फिर कोई कंपनी का बड़ा लॉस होने वाला है, ये सब मार्केट इज एन एफिशिएंट मार्केट के कंसेप्ट के कारण हम ये अज्यूम करते हैं कि पूरा की पूरी चीज प्राइस में कवर्ड है ऑलरेडी। यानी कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब है कि जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो स्टॉक के बदले या वो जो इंडेक्स में, ये प्राइस में वो सब कवर हो चुकी है। तो आपको ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है कि मुझे मालूम है कि ऐसे होने वाला है, इसके वजह से ऊपर होने वाला है, ये सब नहीं ध्यान देना है। आपको पैटर्न्स पे ज्यादा ध्यान देना है कि ये पैटर्न बनेगा तो उसके बाद ये रिएक्शन होगा, और ना कि आपको न्यूज के पीछे भागना है, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही टेक्निकल एनालिसिस का है कि दुनिया की जो कुछ भी न्यूज है वो ये चार्ट में अवेलेबल है। इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग का। कोरोना का सिचुएशन देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और मार्केट डिस्काउंट ऑल न्यूज का मतलब क्या है। अब आपको पता रहेगा कि जो इंडिया में लॉकडाउन चालू हुआ और खास करके मुंबई में ट्रेन्स जो थी वो 19 मार्च को बंद हो गई। बाद में एक दिन का लॉकडाउन था जो कि 21 मार्च के आसपास था, और 24 मार्च को पूरा का पूरा अगले 21 दिन का लॉकडाउन था। अब हमें क्या लगता था कि 24 मार्च को मार्केट को पता चलेगा कि अब लॉकडाउन होने वाला है और मार्केट गिरना चालू करेगा। ये लॉजिकल होना चाहिए था, राइट, कि 24 मार्च से आप देखोगे मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरना चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन तो 24 मार्च को अनाउंस किया था। बट आइए देखते हैं क्या चार्ट्स में ऐसे रिएक्शन हुआ कि कुछ टोटली अलग हुआ, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप देखोगे तो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब क्या है। आप देखोगे यहां से मार्केट को पता चला कि आगे इंडियन गवर्नमेंट कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने वाली है, जो कि आप देखोगे लगभग 17 से लेके 18 फरवरी के आसपास मार्केट गिरना चालू हो गया, और ये गिरते गया। आप हैरान हो जाओगे, ये जो लोवेस्ट पार्ट है ये लॉकडाउन का पार्ट है और ये 24 मार्च है। तो अगर आपको लगता था कि लॉकडाउन के बाद मार्केट नीचे गिरेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। मार्केट ने जो बुरी न्यूज़ है वो ऑलरेडी मार्केट को समझ में आई कि आगे जाके क्या होने वाला है, और मार्केट ने उसको डिस्काउंट ऑलरेडी कर दिया। तो जो नए ट्रेडर्स हैं, जो नए लोग मार्केट का कैसे वर्क होता है नहीं जानते हैं, आप खुद देख सकते हो। अगर आपको लगता था कि 24 मार्च को मार्केट नीचे जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने वो न्यूज़ को एब्जॉर्ब कर लिया है, हजम कर लिया है, और यहाँ से आप देखोगे जब से मार्केट ऊपर चला गया, आज मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है। तो ये लॉजिक होता है जब मैं कहता हूं कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। आपको न्यूज़ के पीछे नहीं भागना है, आपको चार्ट्स देखना है, क्योंकि दुनिया की हर एक न्यूज़ स्टॉक मार्केट के चार्ट पे ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होना चालू होती है। ये ऐसे क्यों होता है, इसके पीछे आप पूछोगे ये कैसे पॉसिबल है, ये कुछ जादू है क्या? नहीं, जो भी मार्केट में इंफॉर्मेशन है वो लोगों के पास अगर है तो वो बाइंग सेलिंग करेंगे, राइट। अगर मुझे पता है कि मार्केट गिरने वाला है, 10 दिन पहले से पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में बेचना चालू करूंगा। और जैसे ही मैंने ये बेचने की एक्टिविटी चालू की, सेलिंग कर दिया, चार्ट पे रिफ्लेक्ट हो गया, और जब चार्ट पे रिफ्लेक्ट हो गया, दुनिया को पता चल गया कि कुछ गलत हो रहा है और मैं बेच रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूज़ के पीछे मत भागो। चार्ट जो है वो आपको पूरी स्टोरी बताता है, तो आप सिर्फ चार्ट पे ध्यान दो, और चार्ट पे वही पैटर्न्स होंगे जो पहले बार हुए थे। तो चार्ट के पैटर्न्स को स्टडी करो, ना कि न्यूज़ से ऐसे मार्केट रिएक्ट करेगा, वैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस इज ओनली एंड ओनली स्टडी ऑफ चार्ट्स, ना कि स्टडी ऑफ न्यूज़, जो कि बकवास है। और आप खुद देखोगे फर्क, जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे आपको रियलाइज होगा कोई भी जरूरत नहीं है न्यूज़ चैनल देखने की। एक निफ्टी 50 का चार्ट अगर आप दिन में एक बार भी देखोगे, आपको समझ में आएगा कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। हमने यहाँ पे देखा बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के फ़ायदे क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के अजम्पशंस क्या है। बट टेक्निकल एनालिसिस विदाउट डाउ थ्योरी अगर हम ख़त्म करेंगे तो अधूरा रहेगा।
और आने वाले सेशंस में मैं आपको और डिटेल में डाउ थ्योरी के बारे में बताऊंगा और डिटेल में कुछ स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, मार्केट तुक्का लगाना नहीं है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मार्केट में कुछ सिस्टमैटिक चीज चलती है, मार्केट ऊपर जाने का भी लॉजिक रहता है, मार्केट नीचे गिरने का भी लॉजिक रहता है। जरूरी है कि क्या आप ये लॉजिक समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डाउ थ्योरी के बारे में देखेंगे, ताकि आने वाले सेशंस में जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको आसानी से पता चलेगा। बट अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन को हिट नहीं किया, तो डेफिनेटली आप आने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस मिस करोगे, जहां पे आपको अच्छा खासा स्टॉक मार्केट का नॉलेज मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट हमेशा ट्रेंड में मूव होता है। जब मैं ट्रेंड कहता हूं इसका मतलब क्या है, तो ट्रेंड होता क्या है। ट्रेंड बेसिकली, अगर आप सुपर हिट बनते जा रहे हो तो बेसिकली क्या है, आप ट्रेंड में हो। अगर आप बुराई हो रही है तो आपकी एक दिन बुराई नहीं होती है, 1 साल 2 साल आपकी बुराई चलती रहती है, इसका मतलब आप डाउन ट्रेंड में हो। ओके, तो ये जो प्राइस का ट्रेंड रहता है, इसको आइडेंटिफाई करने का एक पैटर्न होता है, और यही पैटर्न हम डाउ थ्योरी में सीखते हैं। ये पैटर्न कैसे होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ वेव फॉर्म में मार्केट चल रहा है, कुछ वेव फॉर्म में मार्केट चल रहा है, कुछ वेव फॉर्म में मार्केट चल रहा है। ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट हमेशा घूम के जब नीचे आता है तो हायर लोस करते रहता है। ये वाला लो ये वाले लो से ऊपर है, ये वाला लो ये वाले लो से ऊपर है, ये वाला लो ये वाले लो से ऊपर है। तो ये जो ज्योमेट्री आपको दिख रही है, ये हम डाउ थ्योरी में अच्छी तरीके से जानेंगे, और ये कंफ्यूजन वाले चार्ट में ही हम देखेंगे कि कैसे हम मार्केट में सिस्टमैटिकली एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी को जो ये कंफ्यूजन लगता है, जब आप डाउ थ्योरी सीखोगे तो आपको ये कंफ्यूजन में एक ऐसी फैंटास्टिक पैटर्न, सिस्टमैटिक मार्केट की मुंह समझ में आएगी कि आप देख के हैरान हो जाओगे कि मैंने पहले डाउ थ्योरी क्यों नहीं सीखा। मैं इतने सालों से स्टॉक मार्केट कर रहा था, बट किसी ने मुझे डाउ थ्योरी क्यों नहीं सिखाया। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगले सेशन तक बने रहिए, और मैं आप सभी के कमेंट्स नीचे पढ़ूंगा। आपको कैसे लगा सेशन, आपके और टेक्निकल एनालिसिस पे कौन से डाउट है, मुझे कमेंट करके बताना।